गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है बच्चों राष्ट्रवाद। तो देखिए बच्चों, टॉपिक चल रहा है अपना यहाँ राष्ट्रवाद। कौन सा टॉपिक चल रहा है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का पिछला वीडियो मैंने आपको 2 वीडियो मैंने राष्ट्रवाद के भेजे हैं और आज ये तीसरा वीडियो चलेगा कि राष्ट्रवाद की लहर जो है वो इंडिया में कैसे फैल रही है। मैंने आपको बच्चों बताया था कि भगत सिंह जो थे वो एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। भगत सिंह का वो एक विधानमंडल में जाते हैं, उनके साथ उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त भी उनके दोस्त जो है वो भी उनके साथ में जाते हैं। वहाँ जो है विधानमंडल में सारे मंत्री जॉन साइमन, बिट्ठुल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई, सब लोग जो उस असेंबली में बैठे हुए थे वो धड़ाम से वो कूदते हैं वहाँ पे, ठीक है। उनके हाथ में बम होता है और एक हाथ में पिस्टल से वो फायरिंग करते रहते हैं। बाप रे, ऐसी स्थिति पिछले वीडियो में जाके पूरा आप डिटेल से देखें इसको, ठीक है। राष्ट्रवाद टॉपिक क्या चल रहा है? राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद भगत सिंह का मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से मैंने बताया बच्चों। यहाँ राष्ट्रवाद की जो है राष्ट्रवाद की जो लहर भारत में फैल रही है और जो राष्ट्रवाद भारत के लोगों में जो पनप रहा है बच्चों, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ एक गवर्नर जनरल है, एक गवर्नर लॉर्ड लिटिन। ये कौन है बच्चों? ये लॉर्ड लिटिन है। लॉर्ड लिटिन का नाम आप सब लोगों ने सुना है ना, ये लिटिन है, लॉर्ड लिटिन। इसका समय काल क्या रहेगा बच्चों? इसका समय काल 1876 से 1880 रहेगा। कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन भी साम्राज्यवादी था, औरंगजेब भी साम्राज्यवादी था, राजा महाराजाओं में सब साम्राज्यवादी होते थे। ऐसे लॉर्ड लिटिन भी जो था ये भी एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, ठीक है। ये क्या ना साम्राज्यवादी था, ठीक है। बट टाइम पीरियड रहता है। ये कौन है? ये एक साम्राज्य लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन ने अपने दरबार के अंदर, ये लॉर्ड लिटिन जो था वो अपने शासन काल के अंदर ऐसी नीतियाँ बनाता है, वो ऐसी नीतियाँ बनाएगा कि सारी जनता जो क्या होती है, दुखी हो जाती है, ठीक है। जनता क्या हो जाएगी? दुखी हो जाती है। लॉर्ड लिटिन ने कौन कौन से नियम बनाए थे जिससे जो है भारत की जनता में राष्ट्रवाद की लहर आई थी, ठीक है बच्चों। लॉर्ड लिटिन जो है इसने ऐसे कौन कौन से नियम बनाए थे? तो सबसे पहला 1876, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनो। 1876 में जो है ICS, ये इंडियन सिविल सर्विस, ये IE से इंडियन सिविल सर्विस में ये क्या करेंगे? ये 21 वर्ष की आयु को घटाकर 19 वर्ष आयु कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लॉर्ड लिटिन? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लॉर्ड लिटिन जो है वो ये चाहते हैं कि भारत के लोग, इंडिया के लोग जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले। इसलिए लॉर्ड लिटिन जो है उन्होंने ये 1876 में एक नियम बनाया था कि इंडियन सिविल सर्विस में अब भारत में 21 वर्ष की जगह 19 वर्ष की आयु रखी जाएगी, ताकि जो है कोई इंडियन सिविल सर्विस में आके कोई एग्जाम अटेम्प्ट ना कर सके, ठीक है। ये लॉर्ड लिटिन की ये पहली पॉलिसी थी जिससे भारत के कौन युवा लोग जो थे वो क्या हो गए थे? दुखी हुए थे, ठीक है। कौन दुखी हो रहे हैं? युवा लोग दुखी हो रहे हैं। यहाँ लॉर्ड लिटिन की दूसरी कौन सी गतिविधि है? 1877 बच्चों, ये कौन सा सन है? 1877 में अब ये क्या करेंगे लॉर्ड लिटिन, जिससे पूरी जनता क्या होगी? त्राही पूरी जनता परेशान होगी। कहते हैं कि कहते हैं कि रोम जो है, इटली की राजधानी रोम में जब पूरा रोम आग से जल रहा था, पूरा रोम क्या था? आग से जल रहा था। उसी समय जब पूरा रोम आग से जल रहा था, उसी समय वहाँ का राजा नीरो जो था वो बांसुरी बजा रहा था बच्चों। क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था और पूरा रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था। ये संज्ञा दी गई थी। ये कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा। 1877 में लॉर्ड लिटिन, 1877 के अंदर क्या होता है? महारानी विक्टोरिया का नाम सुने हो बच्चों? महारानी विक्टोरिया, ये महारानी विक्टोरिया ये इंग्लैंड की रानी होती है।
इसके लिए भारत में महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड से भारत में इसका स्वागत किया जाएगा। इसको सामग्री जो है इसको महारानी की उपाधि प्रदान की जाएगी। इसको कौन सी उपाधि प्रदान की जाएगी? महारानी की उपाधि प्रदान की जाएगी। ये महारानी की उपाधि कौन प्रदान करेगा? लॉर्ड लिटन प्रदान करेगा। और यहाँ के यूरोपियन अंग्रेज लोग जो है वो यहाँ इस महारानी को इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। बहुत बड़ा दरबार का आयोजन किया जाएगा और यहाँ राजे रजवाड़े के लोग भी आएंगे। गेट था, बहुत बड़ा दरबार था, आयोजन किया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए। और वही दूसरी तरफ दक्षिण भारत के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? दक्षिण भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। कौन सा अकाल पड़ा? भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, ये जो भयंकर अकाल पड़ा था ये दक्षिण भारत में था। यहाँ अन्न की कमी हो गई थी। लाखों लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही थी, अन्न नहीं मिल रहा था, अनाज नहीं था। 80 लाख पौंड अनाज जो था वो इंग्लैंड में भेज दिया गया था भारत का। एक तरफ इधर महारानी विक्टोरिया के स्वागत के अंदर सब लोग जो है हाथ में झंडे ले गए और महारानी विक्टोरिया की जय हो नारे लगा रहे थे। लाखों रुपए आतिशबाजी की जा रही थी, खर्चा किया जा रहा था। और इधर दूसरी तरफ भयंकर अकाल, दुखी लोग मर रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो उपाधि धारण कर रही थी और वो अब इंग्लैंड की महारानी तो है और भारत की भी अब महारानी रहेगी। वो अब भारत की भी महारानी बनेगी। तो ये कृत्य कौन कर सकता है? ये हमारे कौन है? लॉर्ड लिटन साहब है, वही ऐसा कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये इनका दूसरा कार्य था लॉर्ड लिटन का, जिससे भारत की जनता में राष्ट्रवाद की लहर जगी थी और राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेम जगा था। ठीक है बच्चों, ये पहले नंबर था और पहली घटना, ये दूसरी घटना थी। ये दूसरी घटना, ये पहली घटना एजुकेशन से। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। ये कौन से क्षेत्र में थी? ये शिक्षा के क्षेत्र में थी। ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में होती है पहले नंबर की घटना। अभी दूसरे नंबर की मैंने महारानी विक्टोरिया के स्वागत में उपाधि प्रदान की गई थी, ये दूसरे नंबर की घटना है। ठीक है, अब हम इसके तीसरे नंबर के जो है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित था? ये जो है ये आपके जो महारानी विक्टोरिया का एक तरफ स्वागत करना था और एक तरफ अकाल पड़ रहा है। तो इसमें क्षेत्र जो है यहाँ अकाल पड़ रहा है। अकाल का मतलब इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिक एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ जो स्थिति है वो एंजॉय की है। एंजॉय यहाँ तो हो रहा है, आनंद हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ दुखी हो रहे हैं। तो प्रकृति का नियम क्या है? यहाँ दुख है और यहाँ सुख है। ठीक है, सुख है बच्चों तो दुख है, और दुख है तो क्या है? सुख है। आशा है तो निराशा है, और निराशा है तो आशा है। ठीक है, अपमान है तो सम्मान है, सम्मान है तो अपमान है। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ बच्चों दो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तीसरे नंबर का घटना क्या रहेगी? तीसरे नंबर की घटना रहेगी लंका शेयर की। कौन सी? लंका शेयर की घटना रहेगी। ये इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ क्या होता है बच्चों? ये लंका शेयर के अंदर सारा कपड़ा यहाँ से बन के तैयार होके कहाँ आएगा? इंडिया में आता है। ठीक है, कहाँ आया? इंडिया में आया। क्या आया? कपड़ा आया। कपड़े का आया यानी आयात। आयात, इसका आयात क्या कर दिया? कम कर दिया। और जब इसका आयात कम कर दिया तो सारा बोझ, सारा टैक्स कहाँ लगा? इंडिया पे लगा। इंडिया का सारा कपड़ा गया कहाँ गया? इंग्लैंड गया। ठीक है, इंग्लैंड चला गया। अब भारत का सारा माल कहाँ पहुंच गया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड का सारा माल कहाँ आ गया? भारत में आ गया। ठीक है, देखो किस तरह की प्रक्रिया। यहाँ के सारे कपड़े कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के सारे कपड़े कहाँ आ गए? इंडिया में। ये राजनीति, ये पॉलिटी किसकी थी? ये लॉर्ड लिटन की पॉलिटी थी। ठीक है, ये तीसरा मुद्दा। फायदा किसको? अंग्रेजों को हुआ। नुकसान कौन को हुआ? भारतीयों को नुकसान होता है। ठीक, तीन तत्व बताए मैंने यहाँ पे। अब बच्चों देखो, यहाँ आपके
पॉलिटी के अंदर एक चीज और होती है, अब ये लॉर्ड लिटन एक योजना बनाएगा, ये अटैक करेगा कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जगह कौन सी है? अफगानिस्तान, ठीक है। ये अफगानिस्तान में जाएगा। कौन? अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए लॉर्ड लिटन ने अपनी सेना भारत से भेजी थी, लेकिन वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, अंग्रेजों का पैसा खर्च हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। आखिरकार लॉर्ड लिटन को हार स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। हार को इससे भी क्या है कि भारतीयों में क्या हुआ? राष्ट्र प्रेम की भावना जगी थी। कितने एलिमेंट बता दिए बच्चों? मैंने अभी आपको 4 बता दिए। कितने बता दिए? 4 एलिमेंट बताए, ठीक है। अब देखो इधर ये 4 एलिमेंट हो गए। अब हम इसके 4 एलिमेंट के बाद हम इसका 5वां देखेंगे, मुद्दा नंबर 5। तो बच्चों ये कौन है? लॉर्ड लिटन है। और क्या राष्ट्रवाद की भूमिका में, राष्ट्रीय प्रेम में क्या लॉर्ड लिटन की कोई भूमिका रहती है? हाँ रहती है। कैसी रहती है? एक तरफ विकासात्मक रहती है तो दूसरी तरफ प्रतिक्रियात्मक रहती है। क्या समग्र रूप से रहती है? क्या केवल लॉर्ड लिटन की वजह से ही राष्ट्रवाद पनपा? नहीं। ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजी सरकार की सभी विकासात्मक प्रक्रिया, विकास का, यातायातना के साधनों का, टेलीफोन का, रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ। यहाँ इंडिया में बहुत सारे जो निर्माण कार्य हुए थे वो सब विकास कार्य, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, एरोप्लेन है, और जो रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना होता है। इंडिया में जितने भी जो बड़े बड़े काम किए अंग्रेजों ने वो सब विकासात्मक कार्य था, वो उनके फायदे के लिए उन्होंने किया था। प्रतिक्रियात्मक क्या हुआ? प्रतिक्रियात्मक प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जग गई थी बच्चों, ठीक है। कितने हो गए? ये बिंदु 5 हो गए। हम राष्ट्रवाद के कितने बिंदु हुए? यहाँ पे 5 बिंदु हुए हैं, ठीक है। अब सोशल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। कौन सा सिस्टम देखेंगे? सोशल सिस्टम देखेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम बच्चों, मैंने इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम महारानी विक्टोरिया की हम बात कर रहे थे ना। महारानी विक्टोरिया जिसके स्वागत में इसको उपाधि, महारानी की उपाधि दी, भारत की इसको रानी बना दिया था। फिर मैंने आपको पहले बताया था रोम, ठीक है। ये रोम कौन है? ये हमारे यूरोप के अंदर एक इटली प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है बच्चों? रोम है। फ्रांस के पास में कौन सी जगह है? जर्मनी भी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है और इंग्लैंड भी है। 3 महान जो पावरफुल जो है वो सबसे कौन है? वो ब्रिटेन है। सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके हैं? वो ब्रिटेन के हैं। किसके हैं? वो ब्रिटेन के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इटली कौन है? इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। यहाँ रोम में यहाँ का राजा कौन है? नीरो। यहाँ का राजा कौन है? नीरो। और जब रोम जल रहा था, पूरा रोम, यूरोप के इतिहास में हम बच्चों जाएंगे और देखेंगे तो पूरा रोम जो था वो आग से जल रहा था। तो नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। तो यहाँ ये एंजॉय कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। कौन? नीरो बांसुरी बजा रहा है। यहाँ पूरा रोम जल रहा है, लोग क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो इसी की संज्ञा मैंने अभी बताई आपको कि महारानी विक्टोरिया के उपलब्ध में दिल्ली दरबार कहाँ लगाया था? दिल्ली के अंदर 1877 में ये दरबार लगाया था। भव्य स्वागत किया था। आतिशबाजी की लाखों रुपए खर्च किए गए। और जो है दूसरी तरफ अकाल, भयंकर अकाल, अन्न का अभाव हो गया। लोग जो थे वो क्या हो रहे थे? मौत के मुंह में जा रहे थे। तो यही सिचुएशन, इसकी संज्ञा किसकी संज्ञा दी थी? रोम और नीरो की संज्ञा महारानी विक्टोरिया की उपाधि और भयंकर अकाल से दी थी बच्चों, ठीक है। हमने 5 मुद्दे पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 5। अब सोशल मुद्दा देखेंगे किसका? लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन जो है उनका कौन सा मुद्दा आएगा? सोशल मुद्दा आएगा, ठीक है।
सामाजिक मुद्दा, ठीक है, सामाजिक मुद्दा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया बच्चों कि समाज के अंदर जो समाज के मुद्दे जो होते हैं वो कौन कौन से थे, क्रांतिकारियों की घटनाओं को पिछले वीडियो में हमने देखा। अब यहाँ समाज कौन आया बच्चों, समाज। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है। यहाँ कौन साहब है, ये लॉर्ड लिटिन है, ठीक है। और ये लॉर्ड लिटिन के हमने कितने देखे अभी तक, 5 देख लिए, ठीक। और ये अब हम इसका सोशल वाला देखेंगे तो इसमें 2 मुद्दे आते हैं कि समाज में कौन रहता है, मानव रहता है। मानव प्राणी जो है समाज में रहता है और वो धर्म के अनुसार अपने समाज को चलाता है, अपनी संस्था बनाता है, अपना जो है परिवार चलाता है। वो सामाजिक प्राणी है संस्थाओं के लिए। और जो है यहाँ देखिए बच्चों, समाज में यानी लॉर्ड लिटिन ने सामाजिक मुद्दे में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर, ठीक है, प्रेस एक्ट, ये कौन सा है, एक्ट का मतलब होता है बच्चों अधिनियम। ये अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ठीक है ना भैया बच्चों। यहाँ देखो बच्चों ये अब बच्चे मुझसे पूछेंगे सर ये वर्नाक्यूलर क्या होता है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है। यहाँ पे ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, तो यहाँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब ये होता है कि जो समाचार पत्र है, क्या है, आप रोज सुबह सुबह क्या पढ़ते हो बच्चों, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो उस जमाने के दौर में क्या होता था, जो अंग्रेज जितना भी भारतीय जनता पर अत्याचार करते थे वो सारी घटनाएं सुबह सुबह होते ही जो समाचार पत्र देने वाला होता था उससे समाचार पढ़ते थे लोग। तो समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की बुराइयां जमकर होती थी। क्या होती थी, बुराइयां जमकर होती थी। और जब उसमें बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार की बुराइयां होने लगी थी और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगने लगी थी, तो इस साहब ने मतलब इस लॉर्ड लिटिन ने क्या करा, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया 1878 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाएंगे और इस समाचार पत्र पे क्या कर दिया, ठप्पा लगा दिया कि अब ये समाचार पत्र अभी किसी भी कोई भी जो संपादक होगा, कोई जो समाचार पत्र का संपादक होगा, रोजगार चलाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार की बुराइयां करता है तो उसके कारखाने के दरवाजे बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और उसका जो है पूरा व्यापार नष्ट हो जाएगा। उसके प्रेस जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बड़ा सख्त नियम निकाला हुआ, जनता आक्रोश हो गई बच्चों, बहुत गुस्सा आया जनता को और उनमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके समाज के अंदर, ये 6ठा नंबर ये हो गया, ठीक है। 1878 में एक शस्त्र एक्ट आता है, कौन सा, शस्त्र रखने का एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम होता है। ये कब आया था, 1878 में आया था। ये किसके काल में आया था, लॉर्ड लिटिन के काल में आया था। लॉर्ड लिटिन कौन है, गवर्नर जनरल है ये। और ये 1878 इसका सन है। और ये शस्त्र से मतलब क्या होता है बच्चों, चाकू, ठीक है ना। तलवार का नाम सुने, तलवार। बम का नाम सुने, भगत सिंह ने बम गिराया था, है ना, असेंबली के अंदर। और बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे, धड़ाम से वो कूद गए थे वहां पे। और धड़ाम से कूदने के बाद उन्होंने एक हाथ में पिस्टल दी और एक हाथ में बम था और धड़ाम से पहले बम गिराया था और हवा में फायरिंग कर रहे थे भगत सिंह। पिछले वीडियो में जाके देखे बच्चों, ठीक है। तो ये बम है, चाकू है, तलवार है। तलवार के अलावा बंदूक है, क्या है, बंदूक। जो कई लोगों के पास, आज भी राजपूतों के पास बंदूक होती है, बंदूक है। तो इन सब के लिए अगर कोई भी ये शस्त्र जो होते हैं, चाकू, तलवार, कटारी वगैरह, इनको रखने के लिए क्या होगा, चाकू का मतलब वो धारदार बड़ा चाकू है बच्चों। ये घर में रसोई में काम में लेने वाला चाकू नहीं है, धारदार जो चाकू है जिससे किसी की हत्या कर दी जाती है, खून खराबा होता है। चाकू या तलवार, बम, बंदूक, अब ये सब जो है अगर कोई भी हिंदुस्तानी अगर अपने घर पे रखेगा तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेजों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने का अधिकार नहीं था।
ये एक्ट लागू कर दिया है कि अब कोई भी इंडियन अगर कोई सी भी प्रकार का शस्त्र रखता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार में आना पड़ेगा और उनको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जैसे आज हम लाइसेंस के लिए घूमते रहते हैं ना बच्चों, 2 व्हीलर का लाइसेंस बनाना, 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना है आपको, तो आप जो है चक्कर लगाते रहते हो ऑफिस के, वही चक्कर उस जमाने में भी लगाने पड़ते थे। आज हम अपनी सरकार के चक्कर लगाते हैं, उस जमाने में ये लोग ब्रिटिश सरकार के चक्कर लगाते थे। तो यहाँ भी राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ था लोगों में। एलिमेंट ये कितना हो गया, 7 नंबर हो गया। फाइनली नंबर देखेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या रहेगा, 8वां नंबर क्या रहेगा, इल्बर्ट बिल रहेगा। वेरी 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 मोस्ट IMP इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कई बार कॉम्पिटिशन में ये आया है बच्चों, ध्यान से सुनना है कि ये इल्बर्ट बिल क्या होता है। ठीक है, इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट एक जो है अंग्रेज अधिकारी का नाम है और बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक। और इल्बर्ट इसके नाम पर ये बिल रखा गया था, विधेयक। हुआ क्या था कि लॉर्ड लिटन के बाद में एक नए साहब आ गए थे, उनका नाम था गवर्नर जनरल का लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन आ गए थे, लॉर्ड रिपन। ये नए वायसराय आए थे लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन के टाइम में एक मुद्दा उठा था कि जितने भी जो भारतीय मजिस्ट्रेट होते हैं वो यूरोपीय अपराधियों के मामले की अगुवाई नहीं कर सकते हैं, वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अदालत के अंदर कोई भी अगर भारतीय मजिस्ट्रेट अगर अपने सिंहासन मतलब पे कुर्सी पर बैठा हुआ है और कोई यूरोपीय अधिकारी, किसने, यूरोपीय अंग्रेज ने चोरी कर दी, डकैती डाला, उसने जो है किसी का अपहरण कर दिया या कुछ, उसने जो है सरेआम रोड के ऊपर सैकड़ों गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मर गए थे। ऐसी कोई अगर उस अपराधी को भारतीय मजिस्ट्रेट उसका अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होगी, वो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता था। मुद्दा ये था, और यही मुद्दा था बच्चों, ध्यान से सुनना है कि इल्बर्ट बिल क्या है, वेरी 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 मोस्ट IMP। अब क्या होगा कि जब जो है कोई भी अंग्रेज जब अपराध करता था तो वो जो है जो अदालत जो होती थी, जो जहां भारतीय मजिस्ट्रेट बैठते थे, तो वहां उनको जाना ही नहीं पड़ता था। वो सोचते हैं कि हम इधर चोरी डकैती अत्याचार लूटपाट करेंगे और हम अपनी अदालत में अपने मजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे। वो खुद अंग्रेज और अंग्रेज मजिस्ट्रेट, उनके भी अदालतें अलग होती थी, भारतीयों को नियुक्त भारतीयों की भी अदालतें अलग होती थी। भारत के जो अदालत जो मजिस्ट्रेट होते थे वो अदालतें तो एक ही होती थी बच्चों, लेकिन कई अदालतों में भारतीय जो मजिस्ट्रेट होते थे वो मुकदमा कर ही नहीं सकते थे, अंग्रेजों का मुकदमा कर ही नहीं सकते थे। भारतीय मजिस्ट्रेट वो केवल मुकदमा किसका मुकदमा करेंगे, वो भारतीयों का ही मुकदमा करेंगे। पहले ऐसा था। रिपन साहब आए और कहा कि ये वायसराय थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये क्या चल रहा है, ये सब क्या है, ये एक अंग्रेज सरेआम जो है गोलियां रोड पे चला रहा है, आम जनता पे गोलियां चला रहा है, आम जनता मर रही है, सड़ रही है, अपराध हो रहे, दंगे हो रहे, इतना कुछ हो रहा है। और उसने कहा कि अब कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट भी जो है जिसने गोलियां चलाई, अंग्रेज ने गोलियां चलाई, उस अंग्रेज को अदालत में लाया जाएगा और यही भारतीय मजिस्ट्रेट उस पर मुकदमा करेगा और उसको सजा देगा, उसको दंडित करेगा। वो कौन करेगा, भारतीय मजिस्ट्रेट। ये अच्छा वायसराय था लॉर्ड रिपन बच्चों, ये अपने लिए भी बहुत अच्छा था, भारतीयों के लिए भी अच्छा था, अंग्रेजों के लिए दुश्मन था, क्योंकि ये इसने सब काम भारतीयों के लिए किए थे। भारत की जनता जब लॉर्ड रिपन जब कहीं जाते थे, किसी प्रांत में, किसी गांव में, किसी जगह पे, तो लोग उनको माला पहनाते थे, भव्य स्वागत करते थे, काले झंडे नहीं दिखाते थे। काले झंडे तो उनको दिखाते थे, उनको जो अपराध करते थे, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है, औरंगजेब जैसे जो है कर्जन जो औरंगजेब जैसा, उन लोगों को काले झंडे, जॉन साइमन कमीशन है, वह काले झंडे दिखाए। अपराध जो करते हैं उनको काले झंडे दिखाते थे, लेकिन ये तो अपराध कर ही नहीं रहे। ये लॉर्ड रिपन ने कहा है कि अब कोई भी भारतीय जो है वो किसी भी अंग्रेज अपराधी का मुकदमा लेगा और उसको सजा भी देगा, दंडित भी करेगा। और ये नियम पारित कर दिया बच्चों, कब कर दिया, 1883। आपको ये तारीख याद रखनी है, ये पेश किया था 1883 के अंदर, और ये बिल जो था वो इल्बर्ट बिल कहलाया। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल कहलाया था।
अब ये बिल पास तो हो गया, अब पूरे यूरोप के अंदर पूरे यूरोप के अंदर जो है इस पर कड़ी आलोचना हुई कि काले लोग जो है गोरे लोगों पर मुकदमा चलाएंगे, गोरे लोगों को दंडित करेंगे, गोरे लोगों की पत्नियों को जो है अपने घरों में रखेंगे। और इस तरह खूब अनाप शनाप बातें करी, अनाप शनाप बातें करी कि अब काले लोग गोरे लोगों पर शासन करेंगे। और इतना प्रेशर हुआ बच्चों की, बस देखो कि ये इल्बर्ट बिल को पास ही नहीं होने दिया था। और इससे क्या है कि भयंकर रूप से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, ठीक है ना। और ये जो बच्चों राष्ट्रवाद का ये आज तीसरा वीडियो है, और इस तरह ये राष्ट्रवाद का टॉपिक आज यहीं फिनिश होता है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर पूछें बच्चों। और वीडियो ऑनलाइन क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बनाया जाएगा। ओके।